नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने वही एक टॉपिक लेकर के जो हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे पिछली वीडियो में। और हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु था जाति धर्म और लैंगिक मसले। इस चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ रहे थे लैंगिक मसले, ठीक है। और लैंगिक मसले इट्स मीन जेंडर कैटेगरीज, ठीक है। जेंडर कैटेगरीज के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें मेल एंड फीमेल के बारे में हम आपको कई बातें बता रहे थे। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी हद तक चर्चाएं की थी और आज भी हम उसी से रिलेटिव जितना हमारा बचा हुआ है उस पैराग्राफ में उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो हमारा आएगा धर्म से संबंधित, यानी कि जो धार्मिक मसले हैं उनसे संबंधित आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखना और आपको वीडियो देखने में अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। और हाँ भाई, अगर मेरे वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसीलिए आपको ये पूरी छूट है, पूरी स्वतंत्रता है, आपका अधिकार भी है कि आप हमें सुझाव दे सकें और हम आपके सुझाव को मानेंगे भी। तो आज हम चर्चा करेंगे आगे के पैराग्राफ की और ये हमारा जो है आपके लैंगिक मसलों से संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस पैराग्राफ तक हमारी पढ़ाई हो चुकी थी और हम बहुत कुछ बातें जान चुके थे। नारीवादी आंदोलन के बारे में चर्चा हमारी हुई थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं और अगला पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है कि हमारे देश में, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। ये थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, अब आपको इसको देखने में आसानी होगी। हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं और उनका दमन होता है। यहाँ पर एक शब्द आप देख रहे हैं जो आपको दिखाई दे रहा होगा, पितृ प्रधान। पितृ प्रधान का मतलब है कि पित्रात्मक सत्ता, यानी कि पिता की सत्ता, यानी कि पुरुष की सत्ता। आप पितृ प्रधान कहें, पुरुष प्रधान कहें, दोनों जो आपके वर्ड हैं वो दोनों सिमिलर हैं, इनमें कोई खास अंतर नहीं है। आपने देखा होगा कि आपके घर का जो मुखिया होगा, ज़्यादातर आप में से लोग होंगे जिनके घर के मुखिया जेंट्स ही होंगे, लेडीज़ कम होंगी, ठीक है। बहुत ही कम घर ऐसे होते हैं जहाँ पर घर का मुखिया लेडी होती है। अभी भी हम लोग यही मानते हैं कि जो कार्य पुरुष कर सकते हैं वह कार्य महिला नहीं कर सकती हैं, और ये कुल मिलाकर के कोरी कल्पना है जिसका कोई आधार है ही नहीं, ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर महिलाओं का समाज में योगदान नहीं है या ना के बराबर है, कम है, तो वह समाज संतुलित समाज नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं और उनका दमन होता है। तो आपको हम बता दें कि ये जो दमन वाली जो यहाँ पे बात लिखी हुई है, बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है आपका अपना अलग ओपिनियन हो, लेकिन बात कहने का अधिकार सबको है। और मैं जहाँ तक एक मेरा जो अनुमान कहता है, जो आइडिया कहता है कि महिलाओं की आज भी अगर दशा खराब है काफ़ी हद तक या कुछ हद तक, तो उसमें पुरुष के साथ साथ महिलाओं के लिए महिला भी खुद जिम्मेदार होती हैं। और इसका एग्जाम्पल आप अपने घर, आस पड़ोस, परिवार इत्यादि से ले सकते हैं कि अगर किसी महिला के साथ किसी महिला का शोषण हो रहा है या उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या उस महिला के साथ ज्यादती हो रही है, तो उसमें काफ़ी हद तक महिला का अपमान कराने के लिए, उसका शोषण कराने के लिए महिला ही जिम्मेदार होती है। और पुरुष तो है ही मेन जड़, लेकिन महिलाएं भी कम नहीं होती हैं। अधिकांश आपने देखा होगा कि जो घरों के अंदर क्लेश होते हैं, जो मारपीट होती है महिलाओं में, या महिलाएं पीटी जाती हैं, मारी जाती हैं, या उनको घर से निकलने से वंचित किया जाता है, तो इन सब के पीछे काफ़ी हद तक महिलाओं, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी हाथ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है। इसी प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं, तो आप यहाँ से देखिएगा, मैं थोड़ा इधर बढ़ाता हूँ पैराग्राफ, तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं तो फिर कमतर भी नहीं है।
लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। यह स्थिति तो कॉमन हो गई है और कॉमन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहली चॉइस किसी भी घर में अगर लड़की जन्म ले ले तो उस घर के लिए एक तरीके से आफत सी लगती है। ऐसा लगता है अरे क्या जन्म ले लिया, लड़की आ गई, कैसे आगे का वंश चलेगा, कैसे आगे का चिराग जलेगा। ये सारी विडंबनाएं उन लोगों के मन में घूमती रहती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर घर में लड़की है और लड़के भी हैं तो लगभग अब तो खैर 21वीं सदी है, बहुत कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि इस सदी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को पसंद करते हैं। और पढ़ाने लिखाने के मामले में हो, चाहे उनको बाहर भेजने का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्या करते हैं कि अगर उनके पास कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है पढ़ाने लिखाने से संबंधित, बाहर भेजने से संबंधित, तो एक बार को वो लड़कियों को नहीं भी भेजते हैं, लेकिन लड़कों को ज़रूर भेज देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये लड़का है, इसे आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारे घर का नाम रोशन करेगा, ये हमारे घर का वंश है। लेकिन लड़कियों को इन सब बातों से अलग रखा जाता है और उसको पढ़ाने से वंचित कर दिया जाता है। अगर पढ़ाई ज़्यादा दूर है तो लड़कियों की एक बार को पढ़ाई तो बिल्कुल ही छूट जाती है। आप लोग मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि चैप्टर है तो चैप्टर के आधार पर मैं अपने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और ये जनरल है, ये एक तरीके की आपके साथ हमारी बातचीत है। इसमें आप लोग किसी प्रकार का कोई भी बुरा मत मानना। आप ये मत सोचना कि हमारे घर में ऐसा नहीं है सर, ऐसा बता रहे हैं, या हमने ऐसा नहीं देखा है सर, इस तरीके के आंकड़े बता रहे हैं, हमने ऐसा सुना नहीं है, हमने महिलाओं को शोषण देखा नहीं है, या हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान होता है। तो देखिए, ये दुनिया है और इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बहुत से घर आज भी ऐसे हैं, बहुत से घर आज भी ऐसे हैं जहां महिलाओं का बहुत सम्मान है और महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है, महिलाओं का ही शासन होता है, और महिलाएं जहां जिस क्षेत्र में जाना चाहती हैं जाती हैं और उनको उसी परिवार के लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत से घर ऐसे भी हैं कि जहां पर महिलाओं की आज भी स्थिति दयनीय है। उनको अपने निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, उनको समाज में अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, उनको समाज में उठने बैठने का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब उनकी शादी होती है तो सबसे पहले उनके ऊपर सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। ये सारे प्रतिबंध अगर लगते हैं तो ये एक लड़की पर या फिर ये कहें कि एक औरत पर लगते हैं, बल्कि लड़के पर या आदमी पर नहीं लगते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात के लिए। और यही मामला पढ़ाई का है। पढ़ाई एक बार को लड़की की छूट सकती है, लेकिन लड़के की नहीं छूट सकती है। अगर किसी परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और उसको बच्चों को पढ़ाना भी है और उसके पास लड़की भी है, लड़का भी है, तो मैं ये मान के चलता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ कि उसकी अगर उसमें से किसी एक को पढ़ाना पड़ जाए तो उसकी चॉइस लड़का ही होगा। वो बात अलग है कि लड़का पढ़ने वाला ना निकले तो लड़की को पढ़ा दे फिर मजबूरी में कि कोई तो पढ़ जाए। लेकिन अगर लड़का भी पढ़ने वाला, लड़की पढ़ने वाली है और उसकी सिर्फ कैपेसिटी एक ही बच्चे को पढ़ाने की है, तो वो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देगा लड़के के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में, देखिए आगे देखिए पैराग्राफ, एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में, कहाँ गया भाई, खो गए, हाँ, की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज़्यादा काम करती है, पर उसको ज़्यादा काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता है। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम में कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन या तनख्वाह जो भी है, समान मजदूरी दी जाए। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में, यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेल खलियान तक, महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके इसी मानसिकता से पनपते हैं। इस देश का लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या जो है गिरकर 914 रह गई है। आप क्या समझे कि 914 का मतलब क्या है कि 1000 लड़कों पर 914 लड़कियां। इट्स मीन अगर इस भारत में 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं
तो लड़कियां उनकी तुलना में 914 ही पैदा हो रही हैं। और साथ लगा नक्शा, यहाँ पे एक नक्शा भी दिया हुआ है इस बुक में, साथ लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 से भी नीचे चला गया है। ये अत्यंत शोचनीय विषय है और हम सभी भारतवासियों को इस पर एक साथ मिलकर के सोचना चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं कह रहा हूँ कि और तो सब बातें छोड़ो, आप सबकी शादी होनी मुश्किल पड़ जाएगी। कि अगर लड़कियों को, औरतों को आपने सम्मान नहीं दिया, उनके बराबर का अधिकार उनको आपने नहीं दिया, अगर उनको आपने बाउंडेशंस में रखा, अगर आपने उनके ऊपर अपने नियम और कानून थोपने का प्रयास किया, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं शोषित रहेंगी। साथ ही साथ वो लोग, उसी के समतुल्य लोग जो हैं, क्या करेंगे कि अगर उनको ये पता लग जाता है कि भाई लड़की है तो वो लड़की को जरा भी नहीं होने देंगे, ठीक है, उसका गर्भपात करा देंगे। तो लड़कियां पे पता लगा कि जन्म लेने वाली हैं, उससे पहले ही मार दी गई। तो ऐसे में लड़के बढ़ते रहेंगे, जब लड़कियां होंगी नहीं तो कैसे शादी होंगी और कैसे फिर ये भारत आगे बढ़ेगा। तो इसलिए दोनों की भूमिका एक बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा देश, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा प्रदेश, हमारा जिला, तभी सब तरक्की करेंगे। आगे देखते हैं। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाकों में तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित हैं। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। ये इतना विचित्र टॉपिक है जो मैं आज आपके लिए बता रहा हूँ कि आपको भी सुन करके, अगर आप रियलाइज़ करना है मेरी बातों को, तो आपको सुन करके बड़ा दुख लग रहा होगा। और आज हम अब बात करेंगे, अगला जो हमारा हेडिंग है वो है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी में पढ़ता हूँ थोड़ी सी, मैं जल्दी करने का प्रयास करूँगा क्योंकि मेरा वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो क्या होता है, देखने में भी परेशानी होती है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। और इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। सीधी सी बात है कि भाई आप इस महिलाओं में मैं गलत बोल गया भाई, सीधी सी बात ये कहने की है कि इस देश में, चाहे राज्य में चाहे ज़िले में, महिलाओं के प्रति स्थितियों में सुधार तभी होगा जब प्रशासनिक स्तर पर, शासनिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर जब महिलाओं का वर्चस्व होगा, महिलाओं को भागीदारी का समय मिलेगा, महिलाओं की भागीदारिता सुनिश्चित होगी, बढ़ेगी, तो वो जब पदों पर आसीन होंगी तो महिलाओं के कल्याण हेतु कुछ कार्यों को कर पाएंगी। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2009 में 10% पार कर सकी थी। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का नंबर दुनिया के और देशों में सबसे नीचा है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। समझिएगा बात के लिए, कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडल में जो पुरुष हैं उनका ही वर्चस्व बना रहता है। देखिए, इसमें एक बात कही गई है, आप इस बात को समझिएगा कोड संक्षेप में, कि ये कहा गया कि कई बार ऐसा होता है कि चीफ मिनिस्टर महिला है या प्राइम मिनिस्टर महिला है या कोई जो संबंधित जो क्षेत्र है उससे संबंधित जो बड़ा पद है वहाँ पर भी महिला है, लेकिन मंत्रिमंडल में अधिकांश पुरुष हैं और उन पुरुषों के आगे उन महिलाओं का जोर नहीं चल पाता है या वो अपनी बातों को पाक साफ तरीके से नहीं रख पाती है। और इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत, पंचायती राज आप जानते हैं भारत में पंचायती राज क्या होता है भाई, पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्तर होते हैं? सबसे पहले आपका आ जाता है वो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत आता है। ठीक है, ग्राम पंचायत है, फिर आपका क्षेत्र पंचायत है और फिर आपका जिला पंचायत। ठीक है, ये आप समझिएगा कि 3 स्तर हैं, इसी को पंचायती राज बोलते हैं। तो पंचायती राज में आपको बताया गया है कि ऐसी व्यवस्था की गई है कि स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। अब आप ये मत कहना 10 लाख, अरे
ये तो बहुत महिलाएं हैं। आप ऐसा मत सोचना, मैं आपको बता दूं कि अगर ये महिलाओं की संख्या 10 लाख है तो फिर पूरे भारत की जनसंख्या आपको मैं बता दूं ये 1 अरब, हालांकि 2011 की जनगणना के बाद अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमानित जो एक आंकड़ा है वो आंकड़ा ये कहता है कि 1 अरब 40 या 35 करोड़ के ऊपर है जनसंख्या। और इस 1 अरब, मैं कह रहा हूँ 35 करोड़ मान लेता हूँ, अगर 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या पर 10 लाख महिलाएं अगर प्रतिनिधित्व कर भी रही हैं कोई छोटे या बड़े स्तर पर, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही छोटी संख्या है। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया, लेकिन 10 वर्षों से ज़्यादा समय हो गया और अभी तक यह बिल लटका हुआ पड़ा है। क्यों? क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां एक मत नहीं है इस विधेयक को लेकर के। आप देखिएगा, मैं बात कर रहा हूं लोकसभा राज्यसभा दोनों की बात कर रहा हूं। वहां पर ऐसा होता है कोई बिल आता है तो मान लीजिए कि लोकसभा से पारित नहीं हो रहा तो राज्यसभा से पारित हो जाएगा, लोकसभा पारित कर रही तो राज्यसभा फंसा रही है। ठीक है, यहां पर तो क्या है कि दोनों, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा हो, यहां पर जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी हैं, ठीक है, या राज्य मंत्री हैं, संसद में बैठने वाले वो सभी व्यक्ति एक मत नहीं है इस विधेयक को लेकर के, और इसीलिए 10 साल से ज़्यादा का समय हो गया, अभी तक यह बिल लटका हुआ पड़ा है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर के एक मत नहीं है और यह पास नहीं हो सका है। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा क्या कह रहा है, क्या बात हो रही है यहाँ पे, आप देखिए समझिएगा। थोड़ा सा ये मेरा डिस्टर्बेंस आज कुछ ज़्यादा हो रहा है और ऐसी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। हो सकता है कि वीडियो देखने में आपको काफ़ी इरिटेशन हो कि ये क्या कर रखा है सर ने। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है, लैंगिक विभाजन मतलब स्त्री पुरुष का विभाजन जो है, कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। और इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? देखिए, सीधी बात, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है किताब के माध्यम से और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि वो तमाम ऐसे विभाजन जिनसे किसी एक वर्ग विशेष को हानि होती हो या उनका शोषण होता हो या उनको पटल पर अपनी बात रखने का समय ना मिलता हो या उनकी बात को सुनता ना हो, तो ऐसे जो तमाम सामाजिक विभाजन है इनको राजनीतिक विभाजन में कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये राजनीतिक विभाजन में कन्वर्ट होंगे तो इनकी राजनीति में प्रतिस्पर्धा होगी, राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व होगा, राजनीति में ये अपनी बात रख पाएंगी, राजनीति के माध्यम से ये देश में अपनी बात को पहुंचा पाएंगी और तब इनको जो है न्याय मिल पाएगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम इम्प्रूवमेंट तो स्टार्ट होने लगेंगे। और यहाँ पर लास्ट में जो एक बात पूछी गई ना कि अगर ये भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर ना उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था क्या? देखो, अगर इन मामलों को राजनीतिक स्तर पर ना उठाया जाता तो मुझे तो नहीं लगता है कि महिलाओं को जो आज थोड़ी बहुत वरीयता मिली है, जो उनको सम्मान मिला है, वो उनको प्राप्त हो भी पाता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज आपने मेरे इस वीडियो से काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी कुछ समझने का प्रयास किया होगा। और हमारा जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस पर अभी हम आगे भी चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छे से अच्छे हम आपको समझाने का प्रयास करें। हाँ जी, अब हम बात करेंगे जो हमारा अगला हेडिंग होगा और वो हेडिंग होगा हमारा जात, धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। और इस हेडिंग के साथ हम अगले वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे और आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बस आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद और आप सभी लोग स्वस्थ रहें। और साथ ही साथ मैं जाने से पहले ये बात और कहूँगा कि इस समय नवरात्रि चल रही है। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और आने वाले सभी त्योहारों की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।